नमस्कार। राजस्थान के इतिहास में हम मेवाड़, मारवाड़ में हम जोधपुर और बीकानेर, ये दोनों राज्यों का इतिहास देख चुके हैं। अब उसके बाद हमने अपनी नई सीरीज जयपुर रियासत शुरू की है। जयपुर रियासत के अंतर्गत हमने भाग 1 में भारमल तक का इतिहास वो देखा है। आज हम मुख्य रूप से भारमल को देखेंगे और उसके समय की विभिन्न परिस्थितियों को और घटनाक्रम को देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये कुछ विवाद हुए हैं, उस पर अपन एक नज़र डाल देते हैं। कुछ एक मित्रों ने मुझे व्हाट्सएप पे एक संदेश भेजा कि मैंने लिखा था 1137 ईस्वी में दूल्हे राय ने ढूंढाड़ जीता। तो उन्होंने कहा कि कुछ किताबों में जो है वो 1137 की जगह 1007 ईस्वी भी दे रखा है, जैसे गाइडों वगैरह में ये दे रखा है। एक्चुअली ये जो तिथि है ये मैंने ली है, ये हुकुमचंद जैन की एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, ठीक है, राजस्थान का इतिहास, साहित्य और परंपरा। मैंने ये तिथि उसमें से ली है और ज़्यादातर जो मैटर है वो मैंने उसी में से लिया हुआ है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, ठीक है। अब इसमें ये विवाद का मामला क्यों उठा कि दो अलग अलग तिथियां अलग अलग किताबों में दी हुई है। तो अगर दो दृष्टिकोण से देखें तो वो भी सही हो सकती है, ठीक है ना। और उसमें हम देखते हैं, वापस एक बार सरसरी नज़र से शुरू से देख लेते हैं। जैसे हमको ध्यान में है कि दूल्हे राय जो है वो ढूंढाड़ आया था, तो दूल्हे राय की पृष्ठभूमि पे हम विचार करें, दूल्हे राय जो है वो कछवा वंश का था। कछवा जो है वो ग्वालियर और उसके आसपास भी रह रहे थे और एक नरवर राज्य हुआ, ठीक है, ये एमपी में शिवपुरी जिले में है। इस नरवर राज्य में एक राजा रहता था नल, ठीक है। इस नल राजा का वंशज 34वां वंशज जो है वो था दूल्हे राय। दूल्हे राय का पिता का नाम था सोढ़ा सिंह या सोढ़ सिंह, ठीक है ना। वो जो ढोला मारू की कहानी अपने राजस्थान में बड़ी प्रचलित है, तो उसके बारे में भी कहते हैं कि नल का जो है पुत्र ढोला था, उसी ढोला के वंशज जो है सोढ़ सिंह थे और सोढ़ सिंह का पुत्र था दूल्हे राय। दूल्हे राय का एक्चुअली विवाह हुआ यहाँ दौसा के पास था मोरागढ़, ठीक है, मोरागढ़। इस क्षेत्र में उस समय किसका राज्य था? चौहानों का, ठीक है। तो कोई चौहान सामंत रहा होगा, रालप सिंह। इसकी पुत्री थी सुजान कंवर। सुजान कंवर का और दूल्हे राय का विवाह हो गया। तो इस हिसाब से देखें तो ये जो है जवाई हो गया दूल्हे राय रालप सिंह का। फिर कुछ समय में क्या हुआ कि बड़ गुजरों ने बड़ा परेशान किया इनको, ठीक है। तो इसने अपने जवाई दूल्हे राय को बुलाया, इससे सहायता मांगी जवाई से। तो इस वजह से दूल्हे राय इसकी सहायता करने के लिए, रालप सिंह जो इसका ससुर था उसकी सहायता के लिए इस क्षेत्र में आया और उसने जो ढूंढाड़ का जो क्षेत्र है वो जीत लिया, ठीक है ना। और इस तरह ढूंढाड़ का राजा उसने किसको बना दिया? अपने पिता सोढ़ सिंह को बना दिया। सोढ़ सिंह के बाद फिर वो उत्तराधिकार में उसे मिला था। तो दूल्हे राय की जो पहली राजधानी हमने देखी थी कौन सी थी? दौसा। और दौसा जो है उसने बड़ गुजरों को हरा के जीती थी। इसके बाद में अपने को ध्यान में आता है कि दूल्हे राय ने जमवा रामगढ़ जीती थी, ठीक है, और यहाँ जमवाई माता का मंदिर भी बनवाया था, ठीक है। फिर अपन ने देखा था कि उसके जो उत्तराधिकारी कोकिल था और उसने क्या किया? आमेर जीत लिया था मीणों से। जमवा रामगढ़ भी इसने मीणों से जीता था, ठीक है। इस प्रकार धीरे धीरे इन्होंने इस क्षेत्र में अपनी सत्ता जमाना शुरू किया और एक छोटी सी सत्ता इन्होंने कायम की। फिर महाराणा सांगा के समय हमने देखा
कि यहाँ का जो राजा था पृथ्वीराज, उसकी मृत्यु खानवा के युद्ध में हो गई। चौहान वंश के अधीन रहे होंगे और उसके बाद जो है वो गुहिलों के अधीन रहे होंगे, क्योंकि गुहिल शासक भी बड़े शक्तिशाली रहे हैं। और इधर पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद हमने देखा था कि सिचुएशन क्या हो गई थी कि उसने अपनी बाला देवी, जो जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री थी, उसके प्रभाव में आके छोटे पुत्र पूर्णमल को, ठीक है, पूर्णमल को उसने राजगद्दी दे दी। ऐसा मानते हैं कि पृथ्वीराज के लगभग 12 पुत्र थे और उसने कोशिश तो ये की बेचारे ने कि 12 ही पुत्रों को बराबर बराबर 12 कोटड़ा यानी साम्राज्य को 12 कोटड़ियों में विभाजित करके 12 क्षेत्रों में विभाजित करके सभी पुत्रों को एक एक कोटड़ी दी, पर मामला उसे जमा नहीं, क्योंकि आमेर की जो मूल गद्दी थी वो इसने अपने छोटे पुत्र पूर्णमल को दे दी। पूर्णमल को देने की वजह से क्या हुआ कि जो बड़े पुत्र थे वो नाराज हो गए। जैसे भीम सिंह था, वो अपन ने देखा था कि बड़ा पुत्र था भीम सिंह, ठीक है। इसके अलावा इसका एक पुत्र और था सांगा, इसका एक पुत्र और था भारमल या बिहारी लाल, भारमल या बिहारी लाल, ठीक है। तो इस तरह से मामला ये हुआ। फिर हमने देख लिया था कि भीम सिंह ने पूर्णमल को हरा दिया था और भीम सिंह जो है वो क्या हुआ, राजा बन गया। भीम सिंह के बाद इसका पुत्र बना रतन सिंह, ये भी हम देख चुके हैं। और भीम सिंह का एक और पुत्र था छोटा वाला आस्करण, ये हमने देखा था। आस्करण के हाथों इसने सांगा ने मरवा दिया रतन सिंह को और आस्करण गद्दी पे बैठ गया। और फिर सांगा की मृत्यु के बाद इसका जो सांगा को फिर भी जो है गद्दी पे अधिकार मिला नहीं और उसने सांगानेर मोजमाबाद के आसपास का एरिया जीत के सांगानेर कस्बा बसा लिया। लेकिन ये जो छोटा जो अच्छा था भारमल, अब आ जाते हैं इस पे अपन भारमल पे। तो अपने भाग 2 का जो मूल व्यक्ति है वो है राजा भारमल। इसका कार्यकाल जो है वो अपन ने देखा था 1547 से 1573 ईस्वी तक। भारमल जब राजा बना तो इसके सामने 2 प्रमुख चुनौतियां थी। पहली चुनौती तो थी आस्करण की, ठीक है, और दूसरी चुनौती थी इसके सामने सुजामल की। ये सुजामल जो है ये पूर्णमल का छोरा था, ठीक है, ये पूर्णमल का लड़का था, इसलिए ये मानता था कि राज्य पे इसका भी पूरा अधिकार है। हम सब ने जोधा अकबर देखी होगी, तो उसमें जोधा का जो एक भाई सुजामल भाई साहब, वो सुजामल भाई साहब यही है, ठीक है। ये सुजामल भाई साहब राजा भारमल के भाई के लड़के थे, वो पूर्णमल, ठीक है ना, जिसको हराकर भीम सिंह ने गद्दी हासिल की। भीम सिंह के बाद रतन सिंह के बाद आस्करण और आस्करण के बाद भारमल ने हत्या ली। तो अब इन दोनों का मामला जमा हुआ था, ये दोनों सत्ता का लगातार विरोध कर रहे थे। तो भारमल जो है वो परेशान होना स्वाभाविक था। अब क्या हुआ, ये तो चला गया, आस्करण है वो चला गया शेरशाह के पास, ठीक है। ये आदमी कहाँ चला गया, शेरशाह के पास चला गया। और शेरशाह का पुत्र था सलीम शाह और इसका सूबेदार था हाजी खान, ठीक है। शेरशाह की मृत्यु के बाद सलीम शाह गद्दी पे बैठा थोड़े समय के लिए, फिर तो हुमायूं आ गया था वापस। ये सलीम शाह की शरण में चला गया और उसके सूबेदार हाजी खां को पैसे वैसे खिला के अपनी तरफ करके आमेर पे चढ़ा लाया सब। और स्थिति ये हो गई कि भारमल को एक समय तो आमेर की पहाड़ियों में जाके छुपना पड़ा, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, भारमल बहुत ही चालाक और चतुर आदमी था, अत्यंत दूरदर्शी आदमी, और इसीलिए जो है इसने जयपुर को
अपने वंशजों के लिए सुरक्षित करवा लिया। इसने क्या खेला खेल, इसने हाजी खां को खिलाए पैसे, ठीक है, हाजी खां को पैसे खिलाकर अपनी तरफ तोड़ लिया। और जब हाजी खां ने आस्करण का साथ छोड़ दिया, फिर आस्करण का कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। अब मामला बचा सूजामल का। सूजामल जो है वो चला गया शरफुद्दीन, ये था अकबर का बेनोई, ठीक है, और मेवात का सूबेदार। हम सब उन घटनाक्रमों की ओर देख रहे हैं जिनकी वजह से भारमल को मजबूर होकर अकबर की शरण में जाना पड़ा, क्योंकि इन लोगों ने इसके अतिरिक्त भारमल के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। ठीक है, तो ये चला गया शरफुद्दीन की शरण में। अब शरफुद्दीन भी जो है वो इसका विरोधी हो गया, अपने भारमल का। अब मामला क्या हुआ कि अब भारमल को एक ऐसी शक्ति से गठबंधन की अपेक्षा थी जिसकी वजह से शरफुद्दीन से इसका पीछा छूट गया। अब इसने देखा कि यदि मैं अकबर से सीधी बात कर लूं या अकबर से संधि कर लूं तो कम से कम ये जो राज्य है मेरे वंशजों के लिए सुरक्षित हो जाएगा और ये जो शरफुद्दीन है इसको बाईपास कर सके। तो अब उस समय एक ऐसी स्थिति और घटना घटी जिसकी वजह से भारमल को ये मौका मिल गया। थोड़े टाइम पहले हुमायूं का एक सूबेदार था मजनू खान। ठीक है, मजनू खां और हाजी खां इन दोनों में इसने एक बार समझौता करा दिया। इससे मजनू खां इससे खुश हो गया और इस मजनू खां ने 1556 ईस्वी में इसकी भेंट अकबर से करा दी। उस समय एक ऐसी घटना हुई जिससे अकबर बड़ा प्रभावित हुआ और राजपूतों के प्रति उसके मन में बड़ा श्रद्धा भाव पैदा हुआ और उसको लगा कि ये जो लोग हैं ये बड़े सेवा भक्त और कर्मठ लोग हैं। ऐसा मानते हैं कि उस समय अकबर का एक हाथी बिगड़ गया, ठीक है, और वो इधर उधर लोगों को फेंकने लगा। उस समय भारमल बड़ी मजबूती से अकबर के साथ खड़ा रहा। बाकी दूसरे सरदार जो है वो भी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उस समय इसके साहस और धैर्य से अकबर बड़ा प्रभावित हुआ और फिर 1562 ईस्वी में अकबर तीर्थ यात्रा के लिए कहाँ आया? अजमेर। और यहीं सांगानेर में इसने अकबर से भेंट की और अपनी पुत्री मानमती, जिसको हरखाबाई भी कहते हैं कुछ लोग, एक नाम हरखूबाई, और ये मरियम उज्जमानी इसकी उपाधि हुई, यानी मुसलमानी में इसका नाम चेंज किया होगा, ठीक है, मरियम उज्जमानी। ये मानमती कहो, चाहे हरखूबाई कहो, चाहे मरियम उज्जमानी कहो, ये तीनों एक ही है। अब जोधाबाई जो इतिहास में आता है, ये कन्फ्यूजन शुरू हुआ वहाँ से जब दिलीप कुमार की वो पिक्चर आई थी मुगले आजम। उस समय जोधाबाई को बताया था अकबर की पत्नी, पर इतिहासकार और कुछ लोग यूँ मानते हैं कि जोधाबाई एक्चुअली जो है मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी और उसकी शादी जो है वो शहजादा सलीम से यानी जहांगीर से हुई थी, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि मानमती, चाहे हरखूबाई, चाहे मरियम उज्जमानी, 1562 में अकबर से इसकी शादी करवा दी भारमल ने और अकबर से रिश्तेदारी उसने कर ली और इस रिश्तेदारी के फलस्वरूप इसको 5000 जात और सवार, 5000 सवार, मतलब 5000 का मनसब जो है इसको भारमल को मिल लिया। और अब इसको शरफुद्दीन और हाजी खां जैसे छुटभइये सूबेदारों से डरने की जरूरत नहीं थी। तो एक तरह से देखें तो इसकी राजनीतिक दूरदर्शिता की वजह, ठीक है, यही थी
कि इसको पता था कि अब इसका साम्राज्य है, जो भी छोटा मोटा राज्य इसने बनाया था जयपुर और उसके आसपास का एरिया, वो हाजी खां और जो है सरफुद्दीन ये कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेवात भी जयपुर से लगता हुआ ही इलाका है। तो इसके लिए इसके अलावा अकबर से मित्रता करने के अलावा और कोई विकल्प भी था नहीं। हालांकि कुछ जगह ख्यातों व्यातों में ऐसा भी आता है कि ये जो मानमती हरकुबाई या मरियम उज्जमानी थी, ये भारमल की दासी की पुत्री थी, पर ये सब फालतू की बातें हैं, इसका कोई तुक है नहीं। इसने अपनी पुत्री का विवाह किया होगा, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य के मालिक से ऐसी ऊंची हरकत कर नहीं सकता कोई भी, क्योंकि ये चीज़ें भेद खुली जाते हैं। तो और इसमें ऐसी कोई बहुत बुराई की बात भी नहीं थी इसके लिए, क्योंकि इसको अपना राज्य सुरक्षित रखना था, ठीक है ना। तो इसके दृष्टिकोण से देखें तो ये चीज़ जस्टिफाइड है, क्योंकि अकबर शासक भी ऐसा था, उसने सब जो भी हिंदू राजकुमारियों से जिससे भी शादी हुई तो सबको अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी, ठीक है ना। अब महाराणा प्रताप के जैसा तो हम उम्मीद दूसरे लोगों से कर नहीं सकते हैं कि भाई नहीं भेजेंगे डोला तो नहीं भेजेंगे, ठीक है। लेकिन भारमल ने अपने हिसाब से उस समय ठीक किया। अब जो है विवाह हो गया साहब, और ये विवाह इसकी राजनीतिक दूरदर्शिता का बड़ा अच्छा प्रमाण हो गया। 5000 का जात और मनसब भी इसको मिल गया, और अकबर ने इसको अमीर उल उमरा और राजा की उपाधि से अलंकृत कराया। ये अकबर का ऐसा कृपा पत्र बन गया कि यदि किसी कारणवश अकबर को अपनी साम्राज्य की राजधानी जो थी फतेहपुर सीकरी, उससे अगर बाहर जाना पड़ता तो इसके भारमल के भरोसे वो राजधानी छोड़कर चला जाता था। तो इतना बड़ा कृपा पात्र ये बन गया। इसके जो छोरे और पोते वगैरह भगवंत सिंह, मान सिंह, ठीक है, ये सारे लोग अकबर की शरण में चले गए और आजीवन उसकी सेवा करते रहे, ठीक है। अब देखें तो इस राजपूत इसने शुरुआत कर दी थी 62 में। इसके बाद जो रही सही कसर है 1570 में जब उसने नागौर दरबार लगाया था, तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, इन लोगों ने भी अपने रिश्ते मुग़ल ख़ानदान में करने शुरू कर दिए थे, ठीक बात है। तो इस तरह से देखें हम तो मुग़ल और राजपूत संबंधों की शुरुआत हुई। और मुग़लों में भी ऐसा नहीं है कि मुग़लों में भी राजपूतों से मुग़लों ने भी बहुत सीखा। जैसे कुछ परंपराएं मुग़लों में शुरू हुई, तुलादान, ठीक है, तो मुग़लों ने भी राजपूतों से बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। ये अपन देख रहे थे, तुलादान हो गया, अश्व पूजन हो गया। जैसे मुग़ल भी जो है वो दिवाली मनाते थे। ख़ास तौर से हम जहांगीर तक का काम देख रहे हैं। शाहजहाँ भी थोड़ा बहुत जो है धर्म सहिष्णु शासक था, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में और फिर औरंगजेब आई गया था, और उसके बाद इन संबंधों का टूटना शुरू हो गया, हिंदू और मुस्लिम संबंधों का टूटना शुरू हो गया। उसका परिणाम ये हुआ, मराठे दक्षिण में नाराज़ हो गए, इधर राजपूत नाराज़ हो गए, और उसके जो लड़के थे बहादुर शाह वगैरह और ये, उनको कोई ज़्यादा किसी ने भाव दिया नहीं, और मराठे लगातार उनको परेशान करते रहे और देश टूटना शुरू हो गया, और फिर अंग्रेज आ गए, ठीक है। तो ये जो अच्छी चीज़ इसने शुरू की थी अकबर के समय में, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो इस तरह तुलादान ये और सैनिक जो शक्ति है राजपूतों की, जैसे कछवाओं की, राठौड़ों की, जोधपुर के राठौड़, बीकानेर के राठौड़, इन सब की जो है वो भी इसको मिलने लगी, और इस तरह जयपुर राज्य जो है वो और सुदृढ़ होने लगा। इसके अतिरिक्त जो है ये भारमल उसी तरह अकबर के सैनिक आक्रमण जो भी होते थे उसमें भाग लेता था। जैसे 1567 का जो चित्तौड़ आक्रमण था उसमें भी भारमल ने भाग लिया था, और 1568 के आसपास जो रणथंभौर पे आक्रमण किया था उस समय बूंदी का सुरजनहाड़ा था, उसको भी समझा बुझा के अकबर की अधीनता स्वीकार करने में भारमल का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया भारमल, और भारमल ने मुग़लों से अपने संबंध क्यों जोड़े वो भी अपन ने देख लिया कि ये एक तरह से उसकी राजनीतिक मजबूरी थी, और इस संबंध जोड़ के उसने दूरदर्शिता का परिचय दिया। यदि ये अकबर से संबंध नहीं छोड़ता
तो संभव है कि शरफुद्दीन और हाजी खां इन दोनों में से कोई ना कोई उसको हटा देता और फिर कोई ना कोई कठपुतली उनकी यहाँ गद्दी पर बैठ जाती। और वैसे अकबर जो है वो उसको छोड़ता भी नहीं, और चित्तौड़ पे भी कितने आक्रमण किए थे उसने, आगे पीछे इसको अधीनता तो स्वीकार करनी थी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम अगले वाले भाग में, भाग 3 में भगवंत दास से शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं भैया फिर एक नए भाग में।